Good morning, students. Today I will complete 2 या 3 मेन टॉपिक्स जिसके कारण हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारा डाउट या बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मैसेज पासिंग हो गया, आरपीसी हो गया या डीएसएम हो गया। तो हम अगर छोटा मोटा अगर बात बोलें कि मैसेज पासिंग, रिमोट प्रोसीजर कॉल या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, तो ये देखा जाता है कि थ्रू आउट लगभग सबका मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि मैसेज पास हो रहा, आरपीसी किसी रिमोट एरिया से कॉल कर रहा, शेयर्ड मेमोरी है जो कि हमारा मेमोरी शेयर करके वर्क कर रहा। तो लगभग तीनों पॉइंट लगभग क्या है, सेम है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें कि एक्चुअल में ये है क्या। ये तो वही देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे ये वर्क जो होता है, तो जैसे व्हाट डू मीन बाय एमपी, व्हाट डू मीन बाय आरपीसी एंड व्हाट डू मीन बाय डीएसएम। तो सबसे पहले इसका रीजंस क्या है, ये क्यों हमारा मैसेज पासिंग वर्क होता है, क्यों हमारा आरपीसी क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स, फर्स्ट एप्लीकेशन डेट में रिक्वायर्ड टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड करने के लिए आपको किसी न किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई एक सिंगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा किसी भी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा हो, ताकि उसको एज ए एक तरह से बोल दिया जाए कि उसको सर्वर ऐसे वर्क करके बाकी सबको उस कंप्यूटर को एज ए होस्ट वर्क किया जाए। जैसे एग्जांपल हो गया वायरलेस सेंसर नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि आपका जो इंटरनेट है, ये सारा थिंग्स। तो अब इसके एप्लीकेशंस जो है वो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे एग्जांपल www। फिर उसके बाद ऑनलाइन गेम्स में जो आप ऑलरेडी आपको एग्जांपल पता है कि एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके आप जैसे यूज कर सकते हो उसको, और एक डेटाबेस सिस्टम के लिए भी ये यूज़ होता है। ओके, अब आते हैं इसके मैसेज पासिंग पे कि क्या मतलब है मैसेज पासिंग्स का। तो इसके जो टेक्निक्स है वो मेनली 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट मैसेज, कौन सा मैसेज होना चाहिए, दूसरा नेम ऑफ सोर्स, और तीसरा डेस्टिनेशन प्रोसेस। जब तक ये तीनों पॉइंट्स नहीं मीट होंगे तो आपका आरपीसी क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे कि सेंडर क्या करेगा, अपना मैसेज को टाइप करेगा, रिसीवर का एड्रेस रहेगा और टाइप रहेगा कि मतलब ये किस तरह का मैसेज है। ठीक है, अभी सबसे पहले सेंड करेगा रिसीवर को, रिसीवर बैक करेगा एज एक्नॉलेजमेंट, और देन सेंडर फिर से क्या करेगा, उसको पास करेगा। अब आते हैं सेम कि ये एक्चुअल में क्या है। तो ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है किसी भी सिस्टम्स में, तो उसमें ये वर्क होता है हमारा मैसेज पासिंग। तो एक क्या होगा कि मैसेज पासिंग कहाँ पे वर्क करता है, हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, और जो इसकी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए क्या है, मैसेज, नेम ऑफ सोर्स, डेस्टिनेशन और डेटा टाइप। अब बात इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में जब आप बात करोगे, देखोगे कि क्या सेंडर किस तरह से मैसेज को सेंड करता है। तो एक्चुअल में सेंडर क्या करता है, सेंडर के पास 2 चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, एक रिसीवर का एड्रेस और दूसरा हमारे पास मैसेज। और इसी तरह से रिसीवर के लिए क्या सिंटैक्स होना चाहिए, सेंडर का एड्रेस और मैसेज। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में जो हमारा मेन पॉइंट है कि जो मैसेज पासिंग्स के लिए वो क्या यूज हो रहा है। तो फर्स्ट प्रिमिटिव्स क्या हो जाएगा इसका, सेंड, और दूसरा प्रिमिटिव्स क्या हो जाएगा उसका, रिसीव। ये 2 पॉइंट है जो इसको क्या हो जाएगा, जैसे आपका कंपाइलर में पढ़ो ना, तो सिंटैक्स क्या हो गया, सिमेंटिक क्या होगा। तो यहाँ पर सिमेंटिक क्या होगा उसका, सेंड और रिसीव। अब आते हैं इसका, देखते हैं कि ये जो 2 प्रिमिटिव्स एक और आता है इसमें, जैसे लाइक कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। तो ये जो हमारा आगे का प्रोसीजर होता है, जैसे प्रोसीजर रिलायबल होना चाहिए या अनरिलायबल होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ब्लॉकिंग और दूसरा नॉन ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी आपने मैसेज को पास किया तो वो क्या करते रहता है कि जब तक कि वो मैसेज कंप्लीट नहीं हो जाए उस कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, तब तक दूसरा कोई उस पर मैसेज को सेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक। और नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा कि बिना वेट किए हुए, जैसे आप एक
एक स्टूडेंट से वो मैसेज को सेंड कर दिया, जब तक उधर से कोई दूसरा रिप्लाई आए या ना आए, दूसरा स्टूडेंट फिर से उसी सेंटर पे मैसेज को सेंड कर दिया, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, नॉन ब्लॉकिंग बोला जाता है। मतलब बिना वेट किए हुए कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते रहता है। तो ये दो है, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, अब इसी में है कि जैसे इसका प्रोस और कॉन्स क्या होता है, जैसे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका है कि जैसे कि देखो, ब्लॉकिंग में क्या हो जाएगा कि जब तक कि कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा कोई भी मैसेज को सेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट या थ्रूपुट ऑफ सिस्टम की क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा कि उसमें टाइम कम लगेगा और बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएगा। ठीक है, अब दिक्कत थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कि मैसेज पासिंग में कोई भी बफर वर्क नहीं कर रहा, मैसेज पासिंग ब्लॉकिंग में कोई भी बफर नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट कंप्लीशन कोई दूसरा मैसेज सेंड नहीं कर सकता। जबकि नॉन ब्लॉकिंग में क्या हो रहा होगा, बफर को हर बार क्लियर करना पड़ेगा, इसमें बफर यूज़ होगा। ओके, तो ये इसका प्रोस और कॉन्स है। अब आते हैं बफर पे। जो बफर हम यूज़ किए वो बफर है क्या? तो एक्चुअल में बफर है क्या, एक तरह का स्टोरेज है जो समटाइम्स किसी भी मैसेज को बीच में वो स्टोर करता है, रिसीविंग से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो वहीं पे लिखा हुआ कि A unbuffered send and receive operation means that the sending process sends the message directly to the receiving process rather than a message buffer. This address is a receiver in the send is the address of the process and the same as receives. Okay, तो यही आपका एक सेंडर और रिसीवर बीच में क्या होता है, बफर एज वर्क करता है। अब आता है बिल्कुल भाई जो मैंने अभी जस्ट बोला कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है जी, बफर एक सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। ओके, अब आता है एक्चुअल में जब सेंडर किसी को सेंड कर रहा होता है तो एक्चुअल में होता है क्या है कि वो रिस्पॉन्स को वेट करता है, और वो रिस्पॉन्स को वेट करता है विदाउट नोइंग मैसेज इज नॉट ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। किसी भी रिसीवर के लिए वो मैसेज को ट्रांसमिट होने से पहले क्या करता है, वो वेट करता है वो। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलायबल या अनरिलायबल। जब कोई मैसेज को सेंड कर दे, जब तक उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और तब तक सेंडर दोबारा उस मैसेज को सेंड कर रहा है या किसी डिफरेंट मैसेज को सेंड कर रहा, तो वहाँ पर क्या उसको बोलते हैं कि ये अनरिलायबल है। ठीक है, और सेम इसी तरह से अगर सेंडर मैसेज को रिसीव कर दिया और फिर रिसीवर साइड से कोई अगर मैसेज आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिलायबल। तब जाके आपको सेंडर किसी दूसरे मैसेज को सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वही हो गया। एक फिर अगर कम्युनिकेशन में बात करें तो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका फिक्स्ड या वेरिएबल साइज मैसेज का। तो डायरेक्ट में क्या आपका कोई पोर्ट कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट उसमें कर दो। ठीक है, पोर्ट एड्रेस पता है ना, जैसे HTTP का पोर्ट 80 होता है, SMTP का 20 या 21 होता है, TCP/IP का 25 होता है। तो इसी तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में पोर्ट्स की जो एड्रेस होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट मैसेज में। तो इनडायरेक्ट मैसेज में क्या होता है, एड्रेस पता होता है। ठीक है, एड्रेस पे आप किसी थर्ड पार्टी को भेजते हो और थर्ड पार्टी क्या करता है, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, फिक्स्ड में जो मैसेज की साइज़ रहेगी, ठीक है, उस बॉक्स की साइज़ क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी और वो वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे कि हेडर एड्रेस की साइज़ 20 बाइट रहेगा, जो आपका एरर के लिए वो 1 बाइट रहेगा। इसी तरह से मैसेज की वो सारी बॉक्सेस क्या होती है, फिक्स रहती है और वेरिएबल भी रहती हैं। तो इस तरह से अब आ रहे हैं कि जो मैसेज पासिंग है वो एक तरह से क्या है कि सिंपल आप बोल सकते हो उसको मूवमेंट ऑफ डेटा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ डेटा मतलब एक डेटा से एक जगह से दूसरे डेटा को सेंड कर रहा है। जबकि आपका जो RPC है वो क्या है, एक लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि आप एक ही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना जगह पे भी काम कर रहे हो और कहीं दूसरी जगह से अगर आपको मैसेज को मंगाना तो आप क्या करते हो, वो RPC यूज करते हो, डैट इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो ये है रिमोट प्रोसीजर कॉल कि आप उसमें क्या करते हो, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होता है, इज़ अ पावरफुल टेक्निक बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस। इसको कॉलिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं और ये सेम एड्रेस स्पेस पे एग्जिट करता है। मतलब एड्रेस स्पेस इसके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है।
फिर क्या है इसमें कि टू सिस्टम्स मे बी ऑन सेम सिस्टम ऑन दे मे बी ऑन द डिफरेंट सिस्टम। तो आरपीसी में ही आप सेम सिस्टम पे भी आरपीसी वर्क कर सकता है या कोई डिफरेंट सिस्टम पे भी आरपीसी वर्क कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही सिस्टम में अगर आरपीसी वर्क हो रहा है तो हम बोल सकते हैं उसको कि जो मैसेज पासिंग है वो इनबिल्ड हो गया आरपीसी में, ठीक है। और अगर डिफरेंट सिस्टम में वर्क कर रहा है तो आपका मैसेज पासिंग क्या हो गया, उस समय आरपीसी कहला गया। अब इसमें जो सिंटैक्स है उसमें क्या है, कॉल, रिसीव और रिप्लाई। जैसे बोलते हैं ना, कॉल के लिए प्रोसीड्यूर नेम है, रिसीव के लिए रिसीव प्रोसीड्यूर नेम है, और रिप्लाई के लिए 3 चीज़ दैट इज कॉलर, रिजल्ट और पैरामीटर। ये है कि ये वर्क कैसे करता है। आपको पहले भी बताया था एक बार कि जो क्लाइंट होता है वो किसी सर्वर को कॉल करता है, जैसे कॉल आरपीसी करके फंक्शन होती है, वो कॉल करता है और रिक्वेस्ट भेजता है। अगर वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो सर्विस को कॉल करता है और फिर वो सर्विस एग्जीक्यूट होता है तो फिर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और देन वही रिक्वेस्ट रिप्लाई और रिटर्न हो जाता है कहाँ पे, प्रोग्राम पे। तो इसी तरह से हमारा प्रोग्राम होता है वो आरपीसी पे वर्क करते रहता है। और यही जो क्लाइंट होता है वो कहाँ पे रहता है, मशीन पे। मशीन ए बोल लो या मशीन बी बोल लो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मशीन ए डैट इज़ फॉर क्लाइंट और यहाँ मशीन बी डैट इज़ फॉर सर्वर। क्लाइंट कॉल किया सर्वर को, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ और सिंपल रिटर्न हो गया फिर अगेन क्लाइंट को ही। अब आते हैं थर्ड में, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी क्या है, एक ऑटोनोमस कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि वर्क करता है किसी भी वर्चुअल एड्रेसेस को। जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर है जिसमें है 100 GB का आपका हार्ड डिस्क है, तो उसमें 20 GB आप क्या कर दिए, शेयरेबल मोड पे कर दिए। अब 20 GB में आप जो कंटेंट या जो मटेरियल आप उसमें रखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका शेयर मोड पे चला जाएगा। आरपीसी या मैसेज पासिंग भी तो यही कर रहा है, क्या करता है, मैसेज को सेंड कर रहा है। तो आपको किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्या कर दीजिए, वर्चुअल एड्रेस पे आप पोर्ट कर दीजिए और जिस किसी को भी ज़रूरत होगा इस एड्रेस से उस कंटेंट को क्या करेगा, रिट्रीव कर लेगा। तो इसमें लिखा हुआ मेमोरी which although distributed over a network of autonomous computer and is accessed through virtual address, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू यूज शेयर्ड मेमोरी स्टाइल प्रोग्राम। सही बात है, जो आप शेयर्ड किए हैं तो आप ये यूजेबल रहेगा वो। थर्ड पॉइंट बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू सेंड मैसेज बिटवीन मशीन विथ रिक्वेस्ट ऑफ मेमोरी नॉट अवेलेबल लोकली, मेक रेप्लिकेटेड मेमोरी कंसिस्टेंट। तो इसमें क्या है कि जैसे मेमोरी कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि ये जो 20 GB है, जो आप भी इसमें कुछ राइट या कुछ भी अपडेट करेंगे उस फाइल में, तो आपको ये भी मेमोरी को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आप फाइल यूज़ कर रहे हो वो पुराना है और जो आप शेयरेबल मोड पे रखे हो वो जो शेयरेबल मोड पे रखे वो उससे भी पुराना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसको अपडेटेड फाइल मिलेगा ही नहीं कभी। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी हो गया। इसका सिंटैक्स जो होता है सिंपल कि रीड या राइट। जैसे भी आपको बोला था कोई भी फाइल को रीड कर रहा हो तो वो राइट उस पर नहीं कर सकता। तो इसके सिंटैक्स क्या होंगे, रीड और राइट। रीड में क्या रहेगा, सिंपल शेयर्ड वेरिएबल और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर सकता है वो। और राइट में क्या रहेगा, राइट में वो डेटा भी रहेगा और शेयर्ड वेरिएबल भी रहेगा, ठीक है। अब रीड जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि ये प्रिमिटिव्स है जो द नेम ऑफ द वेरिएबल टू रीड एज इट्स आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट को ये रीड करता है और उसके बाद वो शेयर कर देता है। राइट में क्या रहता है कि इसको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, वो डेटा की और वो जो डेटा है और नेम ऑफ द वेरिएबल कि वो वेरिएबल का नेम भी उसको पता होना चाहिए जिस पे वो डेटा लिखा गया है, तब कोई भी बंदा उसको राइट कर सकता है। तो ये 2 सिंटैक्स होता है, रीड और राइट का। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ग्रैनुलरिटी रहता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेन ये थोड़ा सा हायर टॉपिक हो जाता है, जो हायर नेटवर्क ट्रैफिक में यूज़ होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, पेजिंग सिस्टम, तो ये वहाँ पर वर्क करता है। जैसे ये पेज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है और इम्प्लीमेंट करता है कहाँ, वर्चुअल मेमोरी मॉडल में, वेयर पेजिंग टेक्स प्लेस ओवर ए नेटवर्क इंस्टीट्यूट ऑफ है डिस्क। वहाँ पर आपको किसी भी डिस्क की ज़रूरत नहीं रहती है, सिंपल आप ऐसे अडेबल मेमोरी ही आपका वर्क ये करने लगता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है।
में जो हमारा ये सबसे ज़्यादा अगर हम DSM की बात करें तो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप कुछ भी करो आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। तो यही 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेयर्ड मेमोरी और रिक्वेस्ट फॉर ए नॉन लोकल पीस ऑफ डेटा। ठीक है। सेकंड बोल रहा है सिमिलर टू थ्रैशिंग इन वर्चुअल मेमोरी एंड इट लीड्स टू लोअरिंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप मेमोरी को शेयर मोड पे रखे रहोगे आप उतना परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते रहोगे। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी डिटरमाइन द कंडीशन। फर्स्ट वन मेमोरी अपडेट्स विल बी प्रोपेगेटेड थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की मेमोरी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। अब आते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपका जो शेयर डेटा है, शेयर डेटा में जैसे ही आप समझते हो कि शेयर डेटा है तो शेयर डेटा मतलब ये क्या है कि ये हमेशा ये सिंक्रोनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता हो। ऐसा नहीं कि ये डेटा हमारा अनसिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े ना, सीमाफोर्स, मॉनिटर्स, लॉक, जिसकी वैल्यू कभी अप होती है कभी डाउन होती है, बाइनरी सीमाफोर होती है। ठीक है। तो उस तरह से ये जो वैल्यू होती है वो सारा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। अगर एक बार में कोई एक यूज़र है वो अगर किसी वैल्यू को अप कर रहा है तो सेकंड यूज़र उस वैल्यू को डाउन ही पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए अगर 5 इंटीजर मेंटेन है तो अगर किसी के पास 2 वैल्यू हो तो अगले के पास 3 ही होगी, ना कि 2 और 2 होगी। ठीक है। अब आते हैं सिंक्रोनाइजेशन में कि ये जो पॉइंट्स है वो हमेशा क्या होता है मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। एक होती है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा शेयरिंग डेटा है वो दूसरे मशीन्स पे वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा जो आपके मशीन्स पे है वो अपडेटेड है, कि कोई भी डेटा दूसरे मशीन्स पे वो विदाउट अपडेटेड है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो उसके लिए एक अप्रोच बनाया गया था, डेट इज़ कॉल्ड मीरैमिड अप्रोच। ये क्या करता है कि किसी एक टाइप के डेटा को अप्रोप्रिएटली टैग करता है और उस टैग डेटा को ओवरहेड कर देता है और वो डेटा कहाँ पे चला जाता है आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम पे जो कहीं दूसरे लोकेलिटी पे होती है। ठीक है। तो यही मीरैमिड अप्रोच क्या हो रहा है, इट अलाउज ओनली वन टाइप ऑफ डेटा ऑन एन अप्रोप्रिएटली टैग्ड पेज। सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को यह क्या करेगा, अलाउ करेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, द ओवरहेड ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा माइट बी टू हाई। मतलब अगर ओवरहेड हो जाए तो वो हाई हो जाएगा डेटा का वैल्यू और मेक DSM ऑन हेट्रोजीनियस सिस्टम। फिफ्थ पॉइंट होता है इसका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी तो आपको पता ही है कि जो स्केलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर बहुत सारा आपके पास डेटा है वट जो डेटा कंसिस्टेंसी होना चाहिए या डेटा थ्रू आउट जो सर्चिंग या आप बोल सकते हो कि जो भी उसको सेंड कर रहा है किसी डेटा को तो वो डेटा स्मूथली सफ़र करना चाहिए। जिस तरह से बॉटल नेक प्रॉब्लम होती है, बॉटल नेक में क्या होती है कि बॉटल के अंदर वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होती है बट जो बॉटल के जो माउथ पे होता है थोड़ी सी वॉल्यूम उसकी क्या होती है कम, लेकिन तब भी आराम से सारा का सारा वाटर या जो भी उसके अंदर मटेरियल्स रखा रहता है वो आराम से निकल जाता। तो वही सेम स्केलेबिलिटी मतलब है कि बॉटल नेक जो अप्रोच है उसको प्रीफर करना चाहिए। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अगर आप पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको मैसेज पासिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, RPC की भी ज़रूरत पड़ती है एंड DSM यूज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया। फर्स्ट एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर सिस्टम यूज़र और एज ऑफ यूज़र एप्लीकेशन एट प्रोग्रामिंग लेवल और परफॉर्मेंस। तो हमारा कंक्लूजन जो निकल के आया वो ये आया कि वी हैव डिस्कस 3 हाई लेवल कम्युनिकेशन पैराडायग्राम्स फॉर DOS जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है। जिसमें आपका 3 यूज हो गया, मैसेज पासिंग, RPC, DSM। ये जो है आपका ये सिमेंटिक्स और सिंटैक्स है जितना भी डिस्कस किया अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किसके लिए है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर के लिए। ओके।
थैंक यू।